Hello to all and welcome back to the platform. Anamika this side and again we'll continue Spectrum और NCERT के लिए आपकी modern Indian history. So you already aware what all we have completed and today we are going to discuss the debates on future strategy after civil disobedience movement. So इसके बाद की स्ट्रैटेजी जो होनी थी कि फ्यूचर में क्या हमें करना है और आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो विड्रॉ हो चुका था, गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके थे जिसमें कोई भी कुछ अच्छा निकल के नहीं आया था, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था इतना ज्यादा, तो और गांधी जी और पूरा नेशन ही नाखुश था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, कुछ भी ऐसा एक्सपेक्टेड कुछ भी निकल के नहीं आया था। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रैटेजी होनी थी इसके बाद की, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताती हूँ कि आपको पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉ होने के बाद भी एक ग्रोइंग डिमांड जो थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया के लिए लाया जाना चाहिए, तो वो इंडियन लीडर्स बहुत ही ज्यादा उसके लिए जोर दे रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, वो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड कर रहे थे। और इंडिया जो है उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट भी किया था, तो वो इस चीजों को कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमें प्रॉमिस किया था वो निभाएगी। तो 1919 के रिफॉर्म में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो ये जो रिपोर्ट लाई गई थी, जो आज हमारे सेंटर का मतलब डिस्कशन का सेंटर है, हमारा एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एक्ट था ये बहुत सारी चीजों पे बेस्ड था। सबसे पहला तो ये साइमन कमीशन रिपोर्ट पे बेस्ड था। दूसरी बात कि जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिकमेंडेशन थे उस पे भी ये बेस्ड था। एंड थर्ड थिंग कि ये जो थी आपका जो व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1933 में, जो कि आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद लाया गया था, ये व्हाइट पेपर जो है पब्लिश किया गया था, उसके भी बिना पे इसको इस रिपोर्ट में कुछ चीजें जो है एडअप की गई थी इस एक्ट में। एंड द लास्ट वाज कि ये रिपोर्ट जो है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की, उसके ऊपर भी ये एक्ट जो है वो बेस्ड था। तो ये 1935 का बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी आप देखिए कि जो फर्स्ट स्टेज था, दो स्टेज में इसकी जो है ना डेवलपमेंट, ये जो स्ट्रैटेजी आप कहते हैं डिबेट जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी की होनी शुरू हुई थी, इसके दो स्टेज आप कह सकते हो। सो द फर्स्ट स्टेज वाज ऑन व्हाट कोर्स द नेशनल मूवमेंट शुड टेक इन द इमीडिएट फ्यूचर, लाइक कि मतलब अब किस तरह से जो है नेशनल मूवमेंट को हमें स्टार्ट करना होगा। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट तो खत्म हो चुका है, तो अब किस तरीके से हम जो इमीडिएट फ्यूचर के लिए अपना जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके जो है तीन चीजें थी। एक तो पहला था कि अगर तीन पर्सपेक्टिव जो है इन्होंने पुट फॉरवर्ड किए थे, सामने ला के रखे थे, उसमें पहला ये था कि एक ट्रेडिशनल पर्पस हम लेके चलेंगे, दूसरा भी यही था कि ट्रेडिशनल पर्पस जो है हम वो लेके चलेंगे, और तीसरा जो था वो ये था जो कि नेहरू के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। उन्होंने कहा था कि हम एक अलग तरीके से जो ट्रेडिशनल पर्पस है उसको छोड़ के हमें कोई अलग रास्ता अपनाएंगे। सो ये आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट ट्रेंड जो है वो कांग्रेस के अंदर अब बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था। सो ये जो थे आपके थ्री पर्सपेक्टिव थे जो कि पुट फॉरवर्ड किए गए थे। अब ये सेकेंड स्टेज जो डेवलपमेंट का स्टार्ट होता है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का, वो 1937 से होता है, जहां पे ये कहा गया था कि क्वेश्चन ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड अंडर द ऑटोनॉमी प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब कि इसमें ज्यादातर इस बातों पे डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से 1935 के एक्ट को हम थोड़ा सा बेहतर जो कर सकते हैं। सो ये जो लेंदी एक्ट था 1935 का, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई थी जो कि शायद ही मतलब इंडियंस को बहुत ज्यादा हद तक इनके लिए कारगर साबित हो सकती थी। और यही सारी चीजें थी जिसको कि आपको डिस्कस करना है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, उसको एक पिलर कहा जाता है। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है उसमें बहुत सारी चीजें जो है हमने इसी एक्ट से अडॉप्ट की है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है 1935 का। और उसके जो मेन फीचर्स होते हैं उसमें आपको ये जानना जरूरी है कि इसके मेन फीचर्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। डायरेक्टली आपको ये पूछ लिया जाता है कि क्या दिस पर्टिकुलर थिंग वाज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और नॉट। उसके पहले देखिए कि नेहरू जी का क्या कहना यहाँ पे था।
तो नेहरू जी का जो था, जो एक लेफ्टिस्ट जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कांग्रेस के अंदर एक जन्म ले रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो नेहरू ने ये कहा था कि जो बेसिक गोल है बिफोर इंडियन पीपल एज बिफोर पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म। नेहरू यही कह रहे थे कि आप सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट को आपको हटाना होगा। और वो जो है, ये जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी STS स्ट्रैटेजी, जो कि स्ट्रगल टू स्ट्रगल वाली स्ट्रैटेजी थी, उसके बदले उन्होंने ये कहा कि स्ट्रगल और विक्ट्री वाली स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए। मतलब कि पहले आप स्ट्रगल करो, उसके बाद सीज फायर करो, फिर स्ट्रगल करो। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप स्ट्रगल करो और तब तक स्ट्रगल करो जब तक कि आपको जीत हासिल नहीं हो जाती है। तो ये था नेहरू का विजन। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मेन फीचर्स कौन कौन से थे। मेन फीचर में आपका आता है सबसे पहले तो कि एक आपको ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी। सो दिस इज वन लाइनर स्टेटमेंट की दस दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बॉट अप द ऑल इंडिया फेडरेशन, देन यस इट वाज। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड जो है वो आपको जाननी है कि जैसे आप कहते हो ना कि ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन लाया गया था, उसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होंगे और इंडियन स्टेट्स होंगे, और उसके बाद ये जो फेडरेशन की स्थापना होगी, तो ये जो महासंघ का जो फॉर्मेशन होगा वो कंडीशनल बेसिस पे होगा, जिसमें उन्होंने 2-3 कंडीशंस रखे थे। हालांकि ये ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया, क्योंकि इन्होंने जो कंडीशन इनके लिए रखे थे ना, इनके फॉर्मेशन के लिए, वो इसको जो है पूरा नहीं कर पा रहा था। सो इसीलिए ये चीज कभी सामने आ ही नहीं पाई, सामने ये बन के ऑल इंडिया फेडरेशन कभी आ ही नहीं पाया। एक तो बात ये थी। दूसरा था आपका कि डायरकी जो है यहाँ पे सेंटर में स्टैब्लिश की गई थी। अगर आप फेडरल लेवल की बात करते हो तो डायरकी यहाँ पे सेंटर में जो है लाई गई थी। सबसे पहला तो जो है यहाँ पे कि प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी है उसको अबॉलिश कर दिया और सेंटर लेवल पे इन्होंने डायरकी को लाया था। अगर आप और भी चीजें इसके बारे में जानना चाहो तो जो एग्जीक्यूटिव की अगर आप बात करते हो तो जो गवर्नर जनरल था उनको मेन एक पिलर बनाया गया, उनको मेन एक सेंटर बनाया गया ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बहुत सारे ऐसे पावर्स जो होने थे वो गवर्नर जनरल के पास ही होने थे। सो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेड होने थे, ये जो एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारिणी थी इनकी, उसको 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट्स और दूसरा था इनका ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे है जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो किसके द्वारा कंट्रोल होने थे? गवर्नर जनरल के द्वारा। और उनकी हेल्प कौन करेंगे एडमिनिस्टर करने में? 3 काउंसिलर, जो कि अपॉइंट कौन करेगा? खुद गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा। ओके। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो है ये रेस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर के लिए ये एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात थी। रिजर्व सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। और इसमें से कौन कौन सी, इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें रखी गई थी? आपका डिफेंस रखा गया था, फॉरेन अफेयर्स रखा गया था, ट्राइबल एरियाज रखे गए थे, और इस तरीके की चीजें जो है इसके अंदर रखी गई थी। चर्च रिलेटेड जो चीजें होती हैं अफेयर्स वो भी रखा गया था, प्रेस, टैक्सेशन, जस्टिस, उसके बाद आपका पुलिस, ये सारी चीजें इसके अंदर रखी गई थी। तो जो कि आप कह सकते हो मेन सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। अब था आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ये भी किसके द्वारा होने थे? ये भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही मतलब एडमिनिस्टर होने थे, और उनकी हेल्प यहाँ पे करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 10 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते थे। और उसके बाद ये जो है काउंसिल, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? ये लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ये उनको जवाबदेह होंगे। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव था वो दैट वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये डिफरेंस था। और इसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट जो ऐड किए गए थे, उसमें से आता था आपका लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें ट्रांसफर सब्जेक्ट में ऐड की गई थी। ओके। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो गवर्नर जनरल थे उनको स्पेशल पावर भी दिया गया था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के लिए। मतलब जो भी चीजें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आ रही है, जैसा कि मैंने कहा लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में आ रहा है, फिर भी गवर्नर जनरल को एक स्पेशल पावर होता था कि इन मामलों में भी, इन सब्जेक्ट्स में भी वो इंटरफेयर कर सकते थे। राइट। तो आप देख रहे हो कि एक तरीके से गवर्नर जनरल को यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर दी गई थी। अब है आपका लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो स्टैब्लिश करने की घोषणा की गई थी। 2 हाउसेस होने थे इसमें,
फेडरल असेंबली जो कि लोअर हाउस होगा, और काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे कि अपर हाउस कहा जाएगा। और फेडरल असेंबली का जो टर्म होगा, जो टेन्योर होगा, वो 5 सालों के लिए होगा। और ये जो बोथ द हाउसेस होंगे, ये दोनों हाउसेस जो हैं आपके बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर है, ये दोनों हाउसेस जो हैं वो इनके पास जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कहाँ से, यहाँ पे सेंटर से तो होंगे ही, प्रिंसली स्टेट से भी इसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद होंगे। और यहाँ पे फिर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात करी थी, तो उसको भी हम जानेंगे। और लेजिस्लेचर में जैसा कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है एक परमानेंट बॉडी होनी थी। 1/3 मेंबर्स जो है वो हर साल एवरी 3rd ईयर जो है वो रिटायर होने थे, और इनका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल रखा गया था। 3 लिस्ट जो है लेजिस्लेशन पर्पस के लिए वो यहाँ पे दिए गए थे, जिसमें से कि आता था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट है तो मतलब सेंटर है, और आपका प्रोविंशियल लिस्ट है मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट आप कह सकते हो, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों का इसमें समागम होता है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। अगर आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ी है तो ये आपको इतना पता होगा, ये बेसिक है यहाँ पे आपका। थोड़ी सी चीजें आप इसको इससे रिलेट करके भी देखिए कि पहले क्या था, और अभी जो ये लिया गया है ना बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो हमारे पास है, वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब है कि एक और चीज यहाँ पे ये की गई थी कि मेंबर्स ऑफ द फेडरल असेंबली, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वोट कर सकते थे मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। और दूसरी बात कि काउंसिल ऑफ स्टेट को ये आजादी नहीं थी, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। There were to be separate electorate for the minority communities, women and depressed classes। मतलब कि जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज जो ये इन्होंने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से शुरू करी थी 1909 से, उसको इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया था। सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और यूरोपियंस के लिए तो इन्होंने 1919 में ही ला दिया था। अब इन्होंने मिनॉरिटी कम्युनिटी, वुमेन और डिप्रेस क्लासेस के लिए भी 1935 में इसको बढ़ा दिया था। और ये जो बजट का 80% था ना, वो नॉन वोटेबल रखा गया था। ये लेजिस्लेचर की मैं बात कर रही हूँ अभी। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल को रेसिडुअरी पावर भी दिए गए थे कि वो जो है जैसे कि मैंने बताया कि उनको एक स्पेशल पावर था कि वो ये जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, उसमें भी वो इंटरफेयर कर सकते थे। तो वो रीस्टोर कर सकते थे, और मतलब जो भी ग्रांट कट होता है उसमें सर्टिफाई बिल रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब अगर लेजिस्लेचर ने कोई बिल को रिजेक्ट किया उसको सर्टिफाई वो कर सकते थे। वो ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकते थे, और वीटो पावर को भी अपने वो एक्सरसाइज कर सकते थे। ये गवर्नर जनरल को रेसिडुअरी पावर दिए गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात आती है, तीसरी चीज। तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसने डायरकी को रिप्लेस कर दिया था, राइट। पहले जो है प्रोविंशियल, जैसे कि आपको पता है कि डायरकी प्रोविंसेस में जो है यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी 1919 के एक्ट में, और 1935 के एक्ट में ये जो डायरकी है वो सेंटर में स्टैब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी, डायरकी यहाँ से अबॉलिश कर दी गई थी, रिप्लेस कर दी गई थी। अब है कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी ग्रांट की गई थी, और उनको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का जो है वो दर्जा अब यहाँ पे मिल गया था। अब प्रोविंसेस जो थे वो फ्री थे कि वो कुछ भी मतलब सुपरिटेंडेंस कर सकते थे, डायरेक्शन, और या फिर जो भी चीजें उनको एक इंडिपेंडेंसी, एक ऑटोनॉमी के लिए होनी चाहिए वो उनको मिल चुकी थी। और उनको एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर भी मिल चुका था रिसोर्सेस के लिए। और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे भी बोरो कर सकती थी सेंटर से, ठीक है। ये सारी चीजें उनको जो है वो आजादी इनको यहाँ पे दी गई थी। अब अगर प्रोविंसेस में एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी की आप बात करते हो कि वो कैसे काम करेगी, तो जो गवर्नर है उनको क्राउन्स के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्राउन है उसके नॉमिनी होंगे गवर्नर यहाँ पे, और वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे और एक्सरसाइज करेंगे अपनी जो भी अपनी ड्यूटी है वो किसके लिए, एक किंग्स के बिहाफ के लिए वो प्रोविंसेस को यहाँ पे कार्यकारिणी जो है वो चलाएगी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद गवर्नर को स्पेशल पावर भी दिए गए थे। किस किस सेंस में उनको पावर दिए गए थे कि उनके पास स्पेशल राइट्स होंगे माइनॉरिटीज को लेके, सिविल सर्वेंट के राइट्स को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, और ब्रिटिश के बिजनेस इंटरेस्ट हो या फिर प्रिंसली स्टेट, ये सारी जो चीजें हैं उसमें उनको एक्स्ट्रा राइट दिए गए थे। अब अगर जो गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर जो है यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं थे प्रोविंस के, बट यहाँ पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है बस एडवाइस पे यहाँ पे काम करना चाह रहे थे। मतलब अब इनको कोई स्पेशल पावर इस सेंस में नहीं दिया गया था।
उनको जो है कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप पीस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करोगे इनके लिए। और उसके बाद इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वाज ऑथराइज्ड टू एक्ट इन सेवरल मैटर्स इन हिज डिस्क्रिशन विदाउट कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर एंड टू गिव हिज इंडिविजुअल जजमेंट। तो मतलब ये सारे पावर्स जो है ना उनको यहाँ पे गवर्नर को दिए गए थे। अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो वन लाइन में अगर मैं कहूं तो बस गवर्नर को यहाँ पे एक ऐसी पावर दे दी गई थी कि वो इनडिफिनिट टाइम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो प्रोविंसेस में रन आउट कर सकते थे। अब ये तो जो था ये एग्जीक्यूटिव था। लेजिस्लेचर में क्या क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वो कम्युनल अवार्ड के बेसिस पे जो है ऑपरेशनल मतलब किया गया था। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट होने थे। फ्रेंचाइज जो थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उसको एक्सटेंड किया गया था। मतलब इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि विमेन्स को जो है वो वोट करने की आजादी दी गई थी। वुमेन गॉट द राइट ऑन द सेम बेसिस एज द मेन। सो वुमेन को थोड़ा सा यहाँ पे दर्जा मिला था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इसी एक्ट के द्वारा जो है विमेन्स को राइट दिए गए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। अब एक दो चीजें और भी थी यहाँ पे कि मिनिस्टर जो है वो आंसरेबल होने थे। और उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पे जैसे कि प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट पे अपने कुछ प्रावधान ला सकती थी। लेकिन 40% जो बजट का अब भी था वो नॉन वोटेबल था अब भी यहाँ पे। अब यहाँ पे गवर्नर को मतलब ज्यादा पावर भी मिल चुके थे प्रोविंसेस में। अब वो क्या है कि किसी भी बिल को एसेंट देने से मना भी कर सकते थे, रिफ्यूज भी कर सकते थे, ऑर्डिनेंस को वो प्रोमोगेट भी कर सकते थे और उसके बाद गवर्नर कोई भी मतलब एक्ट को इनैक्ट भी कर सकते थे। तो ये सारे लेजिस्लेचर में गवर्नमेंट को पावर्स दी गई थी। अब यहाँ पे ये आता है कि अगर आप इंडियन काउंसिल की बात करते हो तो इंडियन काउंसिल को जो है वो यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उसके बदले में लाया गया था और जो कि उनके एडवाइजर्स के टीम के बिना पे काम करेगा। अब है कि और भी बहुत सारी चीजें अगर यहाँ पे देखो आप तो अब फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था, एक फेडरल कोर्ट जिसमें से कि एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दिया गया था। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है फेडरेशन और प्रोविंसेस और स्टेट के बीच में तो इनके बीच में ज्वाइंट सेशन का या कोई भी जो प्रावधान होगा वो फेडरल कोर्ट जो है वो हैंडल करेगा, जिसमें से कि एक चीफ जस्टिस होने थे और 6 से ज्यादा जजेस इसमें नहीं हो सकते थे। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इनका एक मेन फीचर था। अगर आप फ्रेंचाइज की बात करते हो तो दिस एक्ट ओनली इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट या प्रोविंसेस की बात करते हो तो यहाँ पे क्या था कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कार्व आउट किया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था और जो बर्मा है वहां पे म्यांमार वाला जो एरिया उसको भी इंडिया से अलग कर दिया गया था। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत ये चीजें जो हैं वो लाई गई थी। यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको वन लाइनर में आते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना, एक फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिश होना, डायरकी का सेंटर में आना, प्रोविंसेस से हटाया जाना, उसके बाद इलेक्शन फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोडक्शन वो इसी के द्वारा हुआ था और उसके बाद यहाँ पे सिंध को कार्व आउट किया गया था बॉम्बे से और बर्मा जो है इंडिया से यहाँ पे सेपरेट हुआ था। ये सारी चीजें जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी अदर क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। और यहाँ पे फेडरल रेलवे भी जो है अथॉरिटी वो भी मतलब सेटअप करने की बात की गई थी ताकि इंडियन रेलवे को वो कर सके। और यहाँ पे हाँ एक चीज और मैंने यहाँ पे शायद जो लिखा नहीं है आप उसको ऐड कर लीजिएगा कि इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट की जो है प्रोवाइड कराया था। इन्होंने इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने प्रोवाइड करा था एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का भी यहाँ पे मेजर जो है वो लिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें इसमें एडअप की गई थी। सो अब आगे अगर आप बात करते हो इसके बाद जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद की चीजें जो है यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारी अलग चीजें जो है वो भी आपको जाननी होती है। जैसे कि अगर आप इवैल्यूएशन करते हो कि किस तरीके से ये एक्ट जो है वो कितना कारगर रहा था या कितना नहीं रहा था। उसके पहले हाँ एक क्वेश्चन आपको मेंस के लिए ये दिया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है क्या उसने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की थी।
क्या वो ऐसा करने में सक्षम रहा था? तो आप इसका आंसर बिल्कुल इस तरीके से अब लिख सकते हो कि यस, अगर फेडरल फीचर आप कहते हो, अगर इसको क्रिटिकली एनालाइज करने की दिया जाता है तो आपको कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स लिखने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव चीजें लिखनी है आपको। तो अगर आप फेडरल फीचर की अगर आप बात करो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बात करता था, तो हाँ, ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए यहाँ पे लाया गया था। इन्होंने स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की थी, जिसमें कौन कौन होने थे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स होने थे। एंड उसके बाद प्रोविंसेस को यहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई थी। एक फेडरल लेजिस्लेचर का सेटअप किया गया था। बाय कैमरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अपर हाउस और लोअर हाउस रखे गए थे। एंड उसके बाद रिजर्वेशन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट में माइनॉरिटीज, विमेन और डिप्रेस क्लासेस के लिए था। लेजिस्लेटिव पावर भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और एक फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। तो ये तो था कि फेडरेशन के लिए इस एक्ट ने बात तो करी थी, लेकिन क्या ये एक ट्रू फेडरलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था ये एक्ट? तो नहीं, ये ट्रू फेडरलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो दिए गए थे, जो कि मतलब गवर्नर या गवर्नर जनरल है उनके हाथ में मेन पावर था। बाकी मतलब कहने को जो भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो आपके रिजर्व सब्जेक्ट में रखे गए हैं, जिनका मेन पावर किसके पास है? गवर्नर या गवर्नर जनरल के पास है। उनको इंटरफेरेंस की भी आजादी है। और उसके बाद लेजिस्लेशन, अगर आप प्रोविंशियल लिस्ट के बारे में बात करते हो तो भी यहाँ पे भी आपको पता है कि जो अब इमरजेंसी चीजें हैं या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जैसी चीजें हैं वो भी गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई थी। एंड उसके बाद डिफेक्टिव फेडरेशन की यहाँ पे स्थापना की गई थी, क्योंकि क्या है कि मतलब एक जो आप कहते हो ना कि ब्रिटिश प्रोविंसेस जो है वो एक पार्टली ऑटोनोमस यूनिट बन के रह गए थे यहाँ पे, और जो रेसिड्यूरी पावर थे वो भी काफी ज्यादा मतलब यूनिक थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये ट्रू फेडरेशन नहीं था। यहाँ पे मेन पावर, जो सत्ता जो एक मेन हाथ में रहती है, वो थे हमारे गवर्नर जनरल, राइट। सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रू फेडरेशन के लिए ये एक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इवैल्यूएशन अगर आप इस एक्ट करो तो आप ये कह सकते हो कि सेफ गार्ड एंड स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिए गए? गवर्नर जनरल को दिए गए। प्रोविंसेस में स्टिल गवर्नर था कि वो इंटरफेयर कर सकते थे, एक्सटेंसिव पावर थे उनके पास। उसके बाद फिर जो आप कम्युनल इलेक्टोरेट या कहते हो ये सारी चीजें, उसको भी इन्होंने और बढ़ा दिया था। एंड उसके बाद एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसे ये एक्ट प्रोवाइड कराता था, क्योंकि जिसमें मतलब इंटरनल ग्रोथ की कोई भी आजादी नहीं थी। क्यों? लेजिस्लेचर या फिर आपका जो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है वो भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ था। राइट ऑफ अमेंडमेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और ये सारी चीजें ब्रिटिश हाथ में थी। तो रियल पावर जो है वो किसके हाथ में था? गवर्नर जनरल के हाथ में था। अब नेशनलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स था? तो सारे लोगों ने इसकी निंदा की थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस। इन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। लेकिन हाँ, हिंदू महासभा और नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो था वो इसके फेवर में थे। तो ये भी वन लाइनर में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस ने डिमांड किया था कि मतलब आप जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो है एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे जो आप इलेक्शन करने की बात करते हो ना, तो उसको इन्होंने कहा था कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के लिए, एक इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए आपको जो है ये सारी चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से करनी होंगी। अब जो सेकेंड स्टेज डिबेट आता है उसमें जो है ओपिनियन बहुत ज्यादा डिवाइड हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस और कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है वो इसके काफी ज्यादा अपोज कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक मतलब अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे काम करोगे तो वो इस तरीके से होगा जैसे कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है लेकिन पावर नहीं दिया गया है। आप बस एक पपेट की तरह रह जाओगे, कठपुतली की तरह, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको काम तो करना है लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है। जो आपसे कहा जाएगा, जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे, बस ऑर्डर फॉलो करना है, ये चीज थी। और काउंटर स्ट्रैटेजी क्या था? जो लेफ्टिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि हमें काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए और काउंसिल में एंट्री करके हमें उनके कार्यकारिणी को जो है वो बाधित करनी चाहिए, और उसके बाद जो वर्किंग है इस एक्ट की, जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, वो हमें कार्यकारिणी में रह के यहाँ पे काउंसिल में एंट्री लेके हमें उसे पूरा करना चाहिए। अब गांधी जी का पोजीशन क्या था? गांधी जी क्या कहते थे? तो गांधी जी ने पहले तो जो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये चीजें रखी थी मीटिंग में, जो कहा था उसको अपोज किया, और उसके बाद फिर बाद में जाके उन्होंने ये कहा कि अब वो इस चीज से डर रहे थे कि कहीं सूरत स्प्लिट जैसा कुछ ना हो जाए, तो बाद में उन्होंने इसको जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इसको वो रेडी हो गए थे।
अब है कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर इलेक्शन। सो कांग्रेस मैनिफेस्टो रीअफर्म टोटल रिजेक्शन ऑफ 1935 एक्ट, और उन्होंने ये कहा कि आपको मतलब प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज कराने होंगे, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड कास्ट, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रेरियन सिस्टम, सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ रेंट एंड रेवेन्यू, और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि चीप क्रेडिट एंड राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन एंड टू स्ट्राइक, ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने ऐसे किसी भी मीटिंग को जो भी कांग्रेस मैनिफेस्टो इलेक्शन के लेकर हो रहा था उसको अटेंड नहीं किया था। सो अब इलेक्शन तो हेल्ड होता है, इलेक्शन कंडक्ट होता है और कांग्रेस इसमें अच्छा परफॉर्म करती है। 716 सीट्स कांग्रेस को मिलते हैं, 1161 सीट में 716 सीट जो है कांग्रेस लेके आती है, और उसके बाद इनको जो मेजोरिटी है वो कुछ स्पेशल प्रोविंसेस में मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हो। जैसे कि बहुत सारे प्रोविंसेस जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि आपके बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इनमें हटा के सारे जगह इनको मेजोरिटी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही चीज ये भी कह सकते हो कि ये जितने भी एरिया थे ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, तो यहाँ पे इनको जो है ना मेजोरिटी नहीं मिली थी। यहाँ पे इनको छोड़ के जो बाकी प्रोविंसेस थे उनमें इनको मेजोरिटी मिली थी। तो कहीं ना कहीं क्या हम ये कह सकते हैं कि इनको मुस्लिमों का साथ नहीं मिल रहा था 1935 के एक्ट के टाइम के भी। सो अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जैसा मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मेंस का तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको स्पेशल फीचर्स उसके डिस्कस करने कहे जाएंगे, या फिर आपको ये कहा जाएगा कि क्या ये एक ट्रू फेडरेशन की स्थापना के लिए ये एक्ट लाया गया था, अगर हाँ तो कैसे, क्रिटिकली एनालाइज करना होगा आपको। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू व्हाट, ये 2017 का क्वेश्चन है कि डायरकी होता क्या है। ठीक है, डायरकी होता है मतलब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दो तरह का गवर्नमेंट का सिस्टम होना। सो इसीलिए डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलिकेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, यही है आपका डायरकी। अब डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, ये तो आपका फिर बाइकैमरलिज्म हम उसे कहेंगे ना। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये हम इसको डायरकी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरकी या तो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की जाती थी या सेंटर में इंट्रोड्यूस की जाती थी, कि मतलब एक चीज में, जैसे कि अगर सेंटर है तो वहां पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जब इंट्रोड्यूस करना है तो उसे डायरकी कहेंगे, लेकिन सेंटर और स्टेट में जो है डबल गवर्नमेंट नहीं लाया जाता था। ओके, हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर, वन इन लंडन अनदर इन दिल्ली, ये तो कहीं की बात ही नहीं है। तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा मतलब एक इस तरीके के बेसिस पे पहले तो आप क्वेश्चन को जब रीड करोगे ना तो ही आधा से ज्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व वहां पे हो जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन को रीड करने में थोड़ा सा आप टाइम लिया कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2004 का ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेर abolition of diarchy in governors provinces, power of governor to veto legislative action and to legislate on their own, and abolition of the principle of communal representation। तो देखिए, अगर आपको पता है कि थर्ड तो नहीं था, क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को 1909 में इंट्रोड्यूस करने के बाद इन लोगों ने और 1919 में उसको बढ़ाया और 1935 में उसको और बढ़ाया, राइट। तो अगर थर्ड गलत है तो दो ऑप्शन तो आप ऑलरेडी इसको बाइकट कर सकते हो कि चलो सी और डी तो नहीं हो सकते। अब आपको 1 और 2 में अगर चूज करना है तो आपको पता है कि डायरकी तो है, यहाँ पे प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में स्थापित की गई थी डायरकी, तो फर्स्ट इज करेक्ट। अब आपको अगर 2 नहीं पता है तो मैं कहूंगी, अगर आपको ये जो स्टेटमेंट सेकंड है आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, अब आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको, अगर आपने डायरकी पढ़ी है तो आपको इतना पता होगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना तो इन्होंने करी थी, लेकिन रियल पावर अब भी किसके हाथ में था, गवर्नर जनरल के हाथ में था। तो ऑफ कोर्स मतलब गवर्नर के पास ज्यादा पावर्स होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीज लिखी गई है वो कहीं ना कहीं मेल खा रही है, तो इस बेसिस पे भी आप क्वेश्चन का आंसर चूज कर सकते हो। Which one of the following is not a feature of Government of India Act 1935? ये 2000 का क्वेश्चन है। तो हाँ, ऑल इंडिया फेडरेशन सबसे पहले, प्रोविंसियल को डायरकी हटा के ऑटोनॉमी दी गई थी, बिल्कुल बढ़िया बात। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस लोअर हाउस किया गया था, ये भी सही है।
डायरकी एट सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस, ये तो सही नहीं है ना। प्रोविंसेस में 1919 एक्ट में आया था और सेंटर में 1935 में आया था। ओके, इन द फेडरेशन established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडरी पावर किसे दिए गए थे? ऑफ कोर्स गवर्नर जनरल के हाथ में था, राइट? ये 2018 का ही क्वेश्चन है। द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश फॉर इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट इन द फेडरल यूनियन प्रपोज बाय इंडियन एक्ट ऑफ 1935 वाज टू डू व्हाट? तो ऑफ कोर्स इनका एक मेन मोटिव ये था कि हमें काउंटर बैलेंस करना है एंड एंटी इंपेरियलिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर, मतलब जो भी इनका जो एक मास अपसर्ज हो रहा था, जो भी एक यहाँ पे ये लोग बाइकट और ये सारी चीजें कर रहे थे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, कांग्रेस को थोड़ा सा नीचे झुकाने के लिए इन्होंने ये 1935 का एक्ट लाया था। The last question, the instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in year 1950 as, तो आपको ये पता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमारे डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये आपके पॉलिटी का भी पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, और जब आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत की स्टार्ट करते हो ना, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है जिसमें आपको सारे एक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप 1935 का एक्ट आपको समझ में आया। एंड बिफोर आई लीव आई वुड से, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस देन डू इट। आप यूज कर सकते हो रेफरल कोड UPSC YT या रैंक 10, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। Do not forget to subscribe this channel, hit the bell icon to get the regular updates from our platform. बहुत ही कम टाइम रह गया prelims में, so take benefit of all those courses which are already streaming on here. It's Anamika signing off. Take care. Bye bye.